पैनिक रिगार्डिंग योर एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम का शेड्यूल एवरी टाइम ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, नॉट ओनली विथ यू, ओके। तो आपके पास जो भी, मैं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकती हूँ, जो यूनिट 1 है जिसको आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था फॉर आवर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड ऑल्सो आपको बोला गया था प्रिपेयर करने के लिए, उतना भी आप प्रिपेयर कर लोगे, देन यू आर एबल टू अटेंड 25 नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वाज आवर फर्स्ट यूनिट, उतना भी अगर आप करोगे, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है, इसको इस वाले एंड मिड टर्म में आपको यू आर आल्सो गेटिंग ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट को अच्छे से, अभी तक तो फर्स्ट यूनिट इंटरफेरेंस तो पढ़ लिया होगा, डिफ्रैक्शन भी है, ऑलमोस्ट हो गया है आपका, ठीक है। तो इतना भी जितना पढ़ा है, जितने को पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो। बाकी ये ऊपर ऊपर से, जैसे निकोल प्रिज्म इजी टॉपिक है, ब्रिस्टल्स लॉ इजी टॉपिक है, इसको भी ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, देन यू आर एबल टू अटेंड द एग्जाम, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा तो मेहनत तो करोगे, मेहनत तो नहीं करके नहीं होगा। एंड आपके पास तो प्रिपरेटरी लीव अभी थर्सडे एंड फ्राइडे का है, सैटरडे संडे इज ऑल्सो विथ यू। एंड जो सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम में कभी भी ब्रेक नहीं होता, क्योंकि सेमेस्टर ऐसे ही कम होता है, 6 महीनों को रिड्यूस करते करते एग्जाम एडमिशन छोड़ के रहता है, पढ़ाई होता है वही 3 to 4 मंथ्स के बीच में ही। तो अभी तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपके पास टाइम का तो कंस्टेंट रहेगा, बट आप सब विदाउट एनी पैनिक जितना पढ़ते हो, जैसे लिखते हो, पढ़ के आप एग्जाम दे दो। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि दिस डिसीजन इज नॉट माइन, ये डिसीजन मेरा नहीं है। आपको पता है कॉलेज से की तरफ से जब तक हमें इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, एंड जब तक कॉलेज को यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, तब तक वो कुछ नहीं भेज सकते। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, यूनिवर्सिटी एनी टाइम एग्जाम ले सकता है, तभी तो हम आप सबको प्रिपेयर कर रहे थे कि एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, सो दैट आपका पढ़ाई अपडेट होकर रहेगा, ठीक है। मैम, हाँ बेटा बोलो 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 मैम, लेकिन उस वाले नोटिस में कहीं लिखा तो नहीं है कि एग्जाम ही लेना है, इंटरनल असेसमेंट्स में भी तो हो सकता है उसमें। नहीं बेटा, उसमें जो लिया है ना इंटरनल, आपने उसको पढ़ा नहीं, उसमें लिखा है प्रोग्राम कमिटी डिसाइड करेगा, लिखा है, आपने पढ़ा होगा। मतलब ऐसे ऐसे प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम कमिटी डिसाइड करेगा। और जितना समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम कमिटी ने डिसाइड किया होगा कि आप ऐसे ही एज यूजुअल सिस्टम में एग्जाम ले लो, ठीक है। जब तक कॉलेज का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, कॉलेज भी अपने आप नहीं कर सकता एग्जाम बेटा, एक टाइम पे। और आईपी कॉलेजेस के एग्जामिनेशंस तो नहीं हो रहे अभी? नहीं बेटा, सबका होगा, सबका होगा। मैम महाराजा के तो 20 मार्च से हैं। 20, अरे बेटा 29 मार्च से तो फाइनल है ना, तो 20 नहीं मार्च मैम, उनके 20 अग्रसेन में मैम उनके इंटरनल भी मार्च में है। इंटरनल मार्च में उनका नोटिस यस मैम, मैम उनके में है। हमारी वहाँ बच्चों से बात हुई है ना, उन्होंने ही बताया। मैम हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबने कहा कि उनके इंटरनल मार्च में है। इंटरनल मार्च में, पर अभी तो ये ऑफिशियल नोटिस जो मैंने अभी ऑफिशियल ग्रुप में जो शेयर किया है, वो तो अभी ऑफिशियली आपको पास है कि एग्जाम का डेट शेड्यूल। हम उसमें 15 मार्च से 20 मार्च तक पेपर है उनके। मैम अगर टाइम पोस्टपोन नहीं हो सकता तो एटलीस्ट सिलेबस तो रिड्यूस हो सकता है। आपको मैं बोल रही हूँ ना, आप एक यूनिट, मेरे सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ, आप एक यूनिट पढ़ लो, ठीक है। जितना आपका एक यूनिट है उतना पढ़ लो, तो आपके पास अटेंड करने के लिए इसमें ऑप्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ लो, मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट को अपने पढ़ा सकते। हाँ बेटा, पेपर कितने मार्क्स का होगा? 40? इसमें जो होता है, नहीं बेटा 30 नंबर का होता है, क्वेश्चन 40 का आता है, मतलब एक ऑप्शन में आता है, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है 10 नंबर का, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 2-2 नंबर का जो आपका 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से 10 नंबर हो गया, कंपल्सरी होता है, सुनो कंपल्सरी होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा जो 10 नंबर का होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन, उसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, या फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, कोई डेफिनेशन, ऐसे कुछ पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे आते हैं। ये जो 2, 3, 4 में से यू हैव टू अटेंड एनी 2, समझे। तो जैसे मैंने आपको बोला था न्यूटन रिंग में स्पेसिंग बिटवीन द रिंग्स इज, पढ़ाने के टाइम भी मैंने बोला था कि स्पेसिंग बिटवीन द रिंग्स इज डिक्रीजिंग, तो जनरली वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। मैंने आपको पढ़ाने के टाइम बोला था, नहीं बोला था? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ये जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जैसे आपको डिफ्रैक्शन में क्या बोला था, सिंगल स्लिट का जो एक आता है कंपैरिजन ऑफ मैक्सिमा, स्टार्टिंग से लेकर वहां तक, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। आप ऐसे प्रिपेयर कर लो ना, 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, बाकी न्यूमेरिकल, अभी आपने ट्यूट लिखा, जबरदस्ती ट्यूट लिखा। मैम एक आप समझ में आया?
बेटा बोलो बोलो। मैम आप एक अनुराग, लिस्ट भेज दोगे मैम मेन टॉपिक्स के, मैम क्या क्या है करके। टॉपिक्स का तो जो पढ़ा है बेटा वो सारे तो टॉपिक्स है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली जो इम्पोर्टेंस होता है। मैंने लिखा हुआ, मैं भेज जो सकता मतलब हूँ। हाँ बोलो 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 बोलो। मैंने भेज लिखा हुआ, दिया। मैं भेज सकता हूँ। हाँ भेज दूंगा मैं। क्या चीज? जो इम्पोर्टेंट बोलो। टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह लिखे हुए थे मैंने, सिलेबस जो है देखो, पूरा। जो सिलेबस पूरा चाहिए तो वो तो मेरे पास है, मैंने आपको शेयर कर लिया है। आप हम syllabus इम्पोर्टेंट आपको कोई- टॉपिक्स मांग नहीं रहे हैं। मैम, जो आप अभी बता रहे हो Important लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट वो अरे बता मेरी बात दीजिए। सुनो, मेरी बात सुनो बच्चे, इतना पैनिक नहीं होते, अभी तो स्टार्टिंग है आपका, अभी धीरे धीरे आगे ऐसे सीन बेटा बहुत बार होता है। अभी सेकेंड ईयर बच्चों के साथ, थर्ड ईयर वाले बच्चों के साथ भी सेम सीन हुआ, उनका भी क्लास स्टार्ट फर्स्ट अगस्त से होना था, हुआ नहीं था, 22 या 25 में हुआ, पर उनका एग्जाम वही जो टाइम में होना था उस टाइम पे हो गया था। उनका भी ऐसे जल्दी जल्दी सिलेबस हुआ और बच्चे ऐसे ही पेपर देते हैं। ये सेमेस्टर सिस्टम में ऐसे होता है। तो यूनिवर्सिटी तो देखो एडमिशन तो काउंसलिंग तो चल रहा था, वो काउंट कब से कर रहा है? जिस दिन आपका फर्स्ट डे एडमिशन हो गया था उस डेट से वो डेट काउंट कर रहा है, उसके हिसाब से 5 to 6 वीक्स हो गए हैं। 5 to 6 वीक्स में बाद एग्जाम होता ही होता है, इट इज जनरल ट्रेंड। फर्स्ट अगस्त से क्लास होता है तो सितंबर कितना 20 सितंबर से हमारे एवरी टाइम हमारी मिड सेम होता था फर्स्ट से। और फर्स्ट अगस्त से आपको पता है आपके घर में सीनियर होंगे, भाई बहन कोई होंगे तो आपने देखा होगा फर्स्ट अगस्त से नहीं काउंसलिंग होते होते टाइम चला जाता है। ये तो आपने देखा होगा घर में किसी से या फिर आस पड़ोस से सीनियर से किसी से भी देखा होगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड जो यूनिवर्सिटी के लिए कोई ये नहीं है। तो एंड आप लोग अभी थोड़ा सा इतना पैनिक नहीं होते। मैं आप अगर मुझे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो तो मैं जो बोलती हूँ उसको सुनो, दैट इज इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ लो। समझ में आया? जो टॉपिक आपका पूरा कवर हो गया है, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ लो। समझ में आया? क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल के लिए पढ़ा है। एंड बाकी सेकंड जो आपको बोला था कि हम आपको मंडे को जो टेस्ट के लिए बोला है, आपसे माइंड में प्रिपेयर था कि आप उसको पढ़ोगे? प्रिपेयर था या नहीं था बताओ मंडे के लिए? कल जब नोटिस आया उससे पहले मैंने आपको बोला था मंडे हम एक शॉर्ट एमसीक्यू लेंगे आपका, तो उसके लिए आप लोग माइंड प्रिपेयर करते ना, वो दोनों चीज आपको पढ़ना है। तो आप शॉर्ट के लिए पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन भी उसके साथ पढ़ लेंगे। समझ में आया? वैसे यूनिट 2 कोर्स में है दोनों ही। अरे हे बेटा, यूनिट 1 यूनिट 2 कोर्स में नहीं होता तो हम क्या मैम। करेंगे? ऐसे मैम ऐसा तो नहीं होएगा ना हम यूनिट 1 पढ़ के जा रहे हैं फिर रिजल्ट आ रहा है तो पता चले बैक आ गई हमारी। मेरी बात सुनो, यूनिट 1 तो पूरा आएगा ही आएगा, यूनिट 2 भी आएगा। ये नहीं बोली यूनिट 2 नहीं आएगा, मैंने बोला कि यूनिट 2 नहीं आएगा, ये नहीं है। वही तो बात हो गई ना, फिर दोनों यूनिट पढ़नी पड़ेगी ना पास होने के लिए। तो अरे पहले तो सुन लेना मेरी बात। हाँ, यूनिट 1 अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से करोगे तो 22 से 25 नंबर अटेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा ला सकते हो क्या बताओ? अच्छा फिर तो ठीक है, अगर पहली यूनिट में से 25। हाँ फिर ठीक है। मैंने आपको बताया रफली एक रेंज आपको बता रहे हो, डोंट गेट पैनिक। अभी बताओ, कल हमने पढ़ा था ब्रिस्टर्स लॉ, निकोल प्रिज्म, ये सब टॉपिक बार बार पढ़ने वाली टॉपिक है क्या बताओ? एक बार बताओ, पढ़ा है टॉपिक है क्या बताओ? सच बताओ, ट्रूथ योरसेल्फ। देखो ब्रिस्टर्स लॉ ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा, उसका छोटा न्यूमेरिकल डेफिनेशन, उसको तो कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ? और निकोल प्रिज्म जैसे है, मैंने आपको पढ़ाने के टाइम भी बोला था, ये लॉन्ग है शॉर्ट है, ये फाइनल तक ये आता ही आता है, बोला था नहीं बोला था? सुनो वो देखो निकोल प्रिज्म जैसे टॉपिक एक ही बार मैंने बोला था, ये कुछ टॉपिक होते हैं जो एक बार ही काफी होता है, तो उसको तो कर सकते हो ना अगर क्वेश्चन आता है बताओ? अगर आपने सुना है, नहीं सुना है देन आप बोलोगे हमने सुना नहीं है, हम क्लास के टाइम हम सो गए थे, हम ब्रश कर रहे थे, हम बाहर घूम रहे थे, देन उसके लिए आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, जैसे इजी टॉपिक है उसको तो हाँ, बाकी अभी तो आपको पढ़ना है। बाकी मैं ये नहीं बोल रही कि फर्स्ट यूनिट पढ़ोगे तो अभी जो टॉपिक है हम उसको पढ़ेंगे भी, आगे तक उसको पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास टाइम नहीं है। अगर अभी मैं अगर उसको नहीं भी पढ़ाऊंगी, फाइनल एग्जाम है वो आएगा है, फाइनल एग्जाम यूनिवर्सिटी बनाता है और वही कंडक्ट करता है, सिलेबस कोई रिड्यूस होने का जाया नहीं, तो ये भी आपका सिलेबस में इंक्लूड है, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे, समझे? बट आप लोग पहले फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है? बाकी ये टॉपिक जो भी क्लास में चलेगा उसको ऊपर से जितना याद आ रहा है मैं आपको बताती रहूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। तो आप इसको अगर इफ यू आर गेटिंग टाइम देन इसको पढ़ो, वरना क्लास में जितना याद आया उसी हिसाब से पढ़ो, समझे? मैम हाँ बेटा बोलो।
मैम ईटी में तो सर ने सेकंड यूनिट करवाई नहीं है, तो क्या वो नहीं आएगी? मतलब सेकंड यूनिट बिल्कुल नहीं हुआ? सर ने बताया तो है फर्स्ट और थर्ड आ रही है, सर ने बोला हुआ है। थर्ड यूनिट आएगी सेकंड की जगह। फर्स्ट और थर्ड दे रहे हैं सर। मैम वो तो सर ने बोला हुआ है, मैम आप उसका देख लो। मैम एमपी के सर अभी भी असाइनमेंट दे रहे हैं। नहीं नहीं, असाइनमेंट वगैरह सारे आप बाद में करना। अभी असाइनमेंट जो भी है कोई भी सब्जेक्ट का बाद में अपलोड करोगे, समझे? उसका टेंशन आप मत लो, ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं सुनो, वो देखो असाइनमेंट का मैं सारे टीचर से बात करूंगी, वो यू डोंट टेक टेंशन। मैंने आप लोगों को बोला है, आप लोग अपलोड तो आपको करना है पर बाद में कर सकते हो। अभी मैम वाइवा, सुनो, अभी टेंशन नहीं लेना। मैम वाइवा भी तो हो रहे हैं। मैम वाइवा किसका हो रहा केमिस्ट्री है? में वाइवा है अगले ट्यूसडे मैम। लैब का? यस मैम। मैम ओके ठीक है, मैम उसके FOC का बारे भी में है। ठीक है, उसके बारे में देखो, वो वाइवा अगर है तो टेम्पररी हम इसको कर सकते हैं, और बाद में एग्जाम खत्म होने के नेक्स्ट वीक आपको देना पड़ेगा, इतना भी ध्यान रखो। यस मैम, तो नहीं हाँ, एग्जाम के बाद आप शिफ्ट मैम एग्जाम्स के बाद कर लेंगे। हाँ, और तब तक आपको क्लास भी अटेंड करना है, इतना भी मुझे प्रॉमिस करो, क्योंकि यूनिट 2 सबका नहीं हुआ मुझे पता है। जितना है आपको, हाँ, क्लास में जितना हो सके उतना सुन लो, क्योंकि बेटा आपको पता नहीं एग्जाम के बाद भी देखो मार्क्स कंटेंट अगर फाइनल है तब तक तो आपको बताओ। अभी आप 2 यूनिट के लिए टेंशन ले रहे हो, 4 यूनिट कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? 4 यूनिट तो करना पड़ेगा ना फाइनल के लिए, समझ में आया? तो अभी अगर ये टॉपिक अगर खाली सुन भी लो, क्योंकि मैं अपना सब्जेक्ट में ये टॉपिक है ना, इतना ये नहीं है। आप खुद अभी देखोगे जब हम पढ़ेंगे मंडे से जो होगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर, ये मैंने बोला था जो दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स है, एंड बहुत इजी टॉपिक भी है। इजी मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये देखो, आप बताओ प्रैक्टिकली बताओ। डिफ्रैक्शन मैंने बोला था ये बच्चों को टफ होता है, मैथमेटिकल होता है तभी टफ होता है, पोलराइजेशन इजी होता है। अभी तक पोलराइजेशन आपको कितना टफ लगा बताओ? बताओ, अगर आप लोगों ने सुना है, बहुत टफ टॉपिक है क्या पोलराइजेशन? बताओ। नो मैम। ऊपर से पढ़ के उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो मैं भी ये नहीं बोल रही कि बहुत उसको मेहनत दो, पर मैं बोल जैसे जो टॉपिक में बोल रही हूँ, आप ब्रिस्टल्स लॉ, रिकॉल प्रिज्म, अभी पोलरिमीटर पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे पोलरिमीटर, वो थोड़ा टफ हो सकता है, आप उसको भी अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, पर उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन छोटा सा ही एक फॉर्मूला जो बोलेंगे जिसके ऊपर बेस है, खाली पोलरिमीटर सुन लो। अभी आपका इनकेस आपको कोई ऊपर से क्वेश्चन आता है जैसे आप अटेंड कर सकते हो, ऐसे सुनो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता यू कैन लीव दैट थिंग ऑल्सो। समझ में आया? क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में ऑप्शन है, तभी मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। 3 है तो 3 में तो आपको कोई ना कहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, समझे? तो फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ लो, देन आपको इतना बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड मैम? हाँ बेटा बोलो। मैम ये जो इंटरनल्स होते हैं ये कॉलेज बनाता है ना पेपर? अभी देखो ये 30 नंबर का होगा, अभी देखते हैं। कॉलेज जनरली सेंट्रलाइज होता है, इस बार क्या होगा सीन पता नहीं, ठीक है? पता नहीं, पर जो आता है फर्स्ट यूनिट का वेटेज। कितना टाइम मिलेगा? क्या बेटा? मैम पेपर करने के बाद अपलोड करने को कितना टाइम मिलेगा क्लासरूम में? पहले अपलोड ही नहीं हुआ। हाँ वो तो टाइम दे देंगे आपको, 10-15 मिनट का जो टाइम है ना वो मिल जाएगी आपको। और मैम 1 घंटे का पेपर? 1.5 घंटे का ना, नोटिस आ गया था ना 10 to 11:30 एंड 30 नंबर का 30 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? 30 नंबर का पैटर्न वही होता है। मेरे पास कोई सैंपल पड़ा है तो मैं आपको भेज दूंगी, आप देख लेना क्वेश्चन कैसे आता है पुराना का। मैम बच्चों की सुन तो लो। हाँ सुन रहे हो बेटा? मैम आप सुन तो रहे हो? हाँ मैम मेरे को एक बात पूछनी थी। मेरा ना ड्राइविंग लाइसेंस का शेड्यूल था टाइम सैटरडे को, अब एग्जाम हो गया उस दिन। अच्छा, तो मैम मैं कुछ कर सकता हूँ? मतलब मेरे को वहीं पे जाके चेंज ही करवाना पड़ेगा टाइम? बेटा उसमें दो एग्जाम है क्या सैटरडे? हाँ यस मैम, 2 है। एक होता तो फिर भी मैनेज हो जाता, 2 है। हाँ नहीं बेटा, एग्जाम को तुम स्किप करने का ये नहीं दूंगी। कोई एग्जाम दे दिया मतलब कुछ भी हो सकता है, नहीं दिया मतलब फिर लास्ट में दिक्कत होगी। आई डोंट सजेस्ट कि आप एग्जाम ये करो। नहीं मैम मैं स्किप तो नहीं करूंगा, वो फिर मैं रीशेड्यूल करवा लूंगा डेट। थैंक यू। कर लो बेटा, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा दे देना, मेरे हिसाब से बेहतर है, ठीक है? एब्सेंट रहना थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होता है। मैम वही यूनिट 1 के जो नोट्स और पीपीटीज है वो एक बार क्लासरूम पे अपलोड कर देना सारे। कर दिया बेटा, सारे है क्लास। आप एक बार लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहे थे, इंपॉर्टेंट वाले बता दो एक बार। बोला ना मैं आपको, न्यूटन रिंग का जो एक डेरिवेशन होता है उसमें हमने दिखाया था, ये मैंने 5 बार बता दिया। d2 - d1, d3 - d2, इनका वैल्यू फ्रिंज जो सेम नहीं रहता।
तो यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसको छोटा करके कॉन्ट्रैक्ट करके और भी कुछ डाल सकते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। बाई प्रिज्म का कभी कभी आ जाता है, उसका जो रेड डायग्राम है ना, डायग्राम बनाने का आ सकता है। बाकी न्यूमेरिकल्स जैसे हो गया आपका वेव शेप फिल्म का, बाकी न्यूटन रिंग का, ये वाले YDS का भी हो सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल का वो भी देख लो। अब ट्यूट देख लो ना, ट्यूट में हमने सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा छांट के दिखा दिया है, उसको उसका भी देख लो। उसमें क्या है, कम कम क्वेश्चन है ना, जो 10-20 क्वेश्चन होगा इंटरफेरेंस में, उतना देखो, उसके बाद बुक को देखो अगर टाइम होता है तो, वरना उतना करो तो आपको कम से कम फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका डिफ्रैक्शन में जनरली आपका सिंगल स्लिट का डेरिवेशन इंटरवल में बहुत बार आता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जनरली बहुत बार नहीं आता लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, दो ही तो डिफ्रैक्शन में दो ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, क्या है, सिंगल स्लिट का और एक है डबल जो एन स्लिट का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। तो जनरली ग्रेटिंग का आने का चांसेस इंटरवल में कम रहता है, ओके। तो सिंगल स्लिट को अच्छे से कर लो। और बाकी जो जैसे छोटे छोटे डेफिनेशन बोला जाता है, डिफरेंस बिटवीन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ये डिफरेंस बहुत बार आते हैं। जैसे अभी ऑप्टिकल फाइबर में दो छोटे छोटे डिफरेंस है, वो भी करोगे देन आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन को कभी इग्नोर नहीं करना बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर फेचिंग होता है। हाँ बोलो मैम, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दे या न्यूमेरिकल्स पे? अरे बेटा 12 थ्योरी करते करते न्यूमेरिकल हो जाएगा। मैंने बोला ना, आप खाली ट्यूब की शीट कर लो, ओके। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है देन बुक जो आपके पास है उसके क्वेश्चंस करना, ठीक है। मैम एक बार इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट बता दो। बोला ना आपको, न्यूटन रिंग क्वेश्चन में कर सकते हो। जनरल न्यूटन रिंग आता है, वेव शेप फिल्म तो डेरिवेशन में हट गया है, एंड पैरेलल थिन फिल्म भी कभी कभी आता है, पर जनरली उसका आने का चांस बहुत कम रहता है। वो बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, वो न्यूमेरिकल में जो कंसेप्चुअल में कभी कभी आ जाता है। जैसे हम बताते हैं दोनों फ्रिंजेस से रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ट्रांसमिटेड सिस्टम दे आर कॉम्प्लीमेंटरी, क्योंकि λ/2 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटरी ये एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब क्या है, जो होता है जहाँ पे पाई हो गया चेंज, ठीक है। मैम ये हाँ बोलो मैम 11th-12th में ना मैम, जैसे हम डेरिवेशंस करते थे ना, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा होती थी, तो हम कॉलेज में भी यही सीन है कि कुछ अलग है? नहीं ऐसे नहीं होता। देखो जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कितने क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 नंबर, ये याद रखो। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, बाकी जो 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, एक डेरिवेशन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसका वेटेज, जिसका नंबर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। जनरल 5 नंबर का मैक्सिमम टाइम आता है, 5 से 6 के बीच में। बाकी अगर सपोज 5 का आया है, 6 का आया, तो और बाकी कितना नंबर बचा, 10 में से 4 नंबर जो बचे, ये दो का छोटे छोटे न्यूमेरिकल जनरल फॉर्म में आ जाता है, या फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाएंगे। जो फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, या फिर कोई डेफिनेशन भी आ सकते हैं। समझ में आया ना, समझे क्या बोला? हाँ, तो इससे ऑर्डर में आता है। तो वेटेज तो बराबर ही है, एग्जैक्टली हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो क्वेश्चन सेटिंग का जो जिसके माइंड में जैसा है वो ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन तो ऐसे बोला ना, न्यूटन रिंग को प्रिपेयर करो, वो करते करते आपको न्यूमेरिकल भी बहुत हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगी, ठीक है। सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन कर लो, वो भी हो जाएगी, ओके। चलो अभी बेटा पढ़ेंगे, तभी मैंने आपसे बात करने के लिए, बाकी हमारी पोलरिमीटर का जो टॉपिक बच्चा है उसको करने के लिए मैंने ये क्लास आज लिया है, उसको कर लेंगे। देखो अभी तक देखो 53 हो गए, आपने 25 मिनट्स के आसपास हमारी टाइम चला गया। मैम आंसर बहुत लंबे लिखने होते हैं क्या? जितना है टू द पॉइंट लिखो, टू द पॉइंट, जितना पूछा है उतना करो, उससे ज्यादा बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। और मैं तो इस बार आपको और भी शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। देखो जितना टॉपिक बोलना था मैं तो इतना बोल रही हूँ, जो जिसमें ज्यादा बोल सकते हैं, फिर भी बहुत कम बोल के जैसे आपको जस्ट टू द पॉइंट समझ में आ जाए। मैं बहुत शॉर्टली इस बार पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा बोल के भी आपका टाइम लेके फायदा नहीं है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट भी मैंने पढ़ा रही हूँ। बाकी पीपीटी में तो थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है बनाने के लिए, क्योंकि ये तो इतना भी हमें टाइपिंग स्पीड, इक्वेशन वगैरह मेरा थोड़ा स्लो है, तो उसमें तो बहुत सारा टाइम मुझे भी लग जाता है पीपीटी बनाने में, ओके। बाकी जो पीपीटी जैसे हम नोट्स में पढ़ना थे बिल्कुल उसी फॉर्म में बनाए, आप इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करें बच्चे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो लॉन्ग डेरिवेशन आएगा पोलरिमीटर। हाँ बोल बेटा। ये मिड टर्म के एग्जाम्स हैं, चेक कहाँ पर होंगे, आप करोगे या फिर यूनिवर्सिटी? नहीं हम तो फिर मैम स्टिक चेकिंग मत करना।
अरे वो तो हम देखेंगे, तुम लोग पेपर दे दो ना, ठीक है। इतना मिनिमम लिखो कि जैसे जितना आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना लिख लो, ठीक है। पेपर चेक करना हमारा काम है, हम पेपर चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अभी तो आपके पास रहा, अब ये खुले जैसे होता है, हम आपको पेपर इंटरनल का पूरा दिखाते हैं कि बहुत बार आप लोग पता नहीं चलता, बहुत बच्चे कैसे कैसे लिखते हैं पता नहीं चलता उनको। पेपर ईच एंड एवरी बच्चे को पास में बुला के बिठा के हम दिखाते हैं पेपर की क्या करने से पूरा नंबर आएगा, वो भी होता है देखो आफ्टर चेकिंग, समझे, सो दैट फाइनल आपका इम्प्रूव हो पुराने जाए। बच्चे का पेपर हो तो दिखा देना एक बार। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता। तभी हम असाइनमेंट क्यों देते हैं? हाँ, असाइनमेंट दिया जाता है कि ये सब चीज प्रैक्टिस हो जाए, ट्यूट हुआ जाता है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाए। और क्या ये खाली टाइम पास के लिए दिया जाता है कि खाली एक दूसरे से कॉपी करके खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी करो? ओके, दिस इज नॉट फॉर्मेलिटी। मैंने बोला था ना, ट्यूट कॉपी करते हो तो 15 मिनट दोगे तो याद, समझ के करोगे तो अपने आप याद रहता है, ठीक है। और आप लोग क्लास वर्क को भी अगर लिख के नहीं रखोगे, उसके लिए बोलोगे कि हमारी बर्डन हो गया, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? ट्यूट का करना आपका क्लास का काम है या नहीं? और हम कराते हैं भी एक एक क्वेश्चन आंसर भी भेज दिया, सो दैट आप समझ के लिख लो। और उसको भी आप लिखोगे नहीं तो क्या करोगे बताओ? मैम एक लास्ट क्वेश्चन था मैम, एक सैम्पल आप पेपर शेयर कर देना जो मतलब जिसमें पैटर्न हो वो। हाँ ठीक है, मैं वो कर दूंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पड़ा है मेरे पास, इंटरनल का, वो भी शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कुछ कुछ, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम जैसे पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो हाँ। अभी तो हम घर में है, तो कैलकुलेशन फोन वगैरह से कर लें? नहीं बेटा, फोन यूज करना नहीं, आप कैलकुलेटर कर लो। कैलकुलेटर तो पड़ा होगा ना आपके पास? मैम कैलकुलेटर नहीं है ऐसे घर पे। कैलकुलेटर बटन यूज कर लो, ठीक है। वो पॉसिबल अरेंज करते हैं क्योंकि आपको 4 साल तक यही चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक बार के लिए, इसमें सारे सब्जेक्ट के लिए आपको ये चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए। ये तो फाइनल ईयर तक जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर की, और मेरे हिसाब से कैलकुलेटर आप एक अरेंज कर लोगे तो इट विल बेटर। वरना ये आप ले भी सकते हो क्योंकि ये 4 साल तक जरूरत है, ये नहीं कि टेम्पररी होता तो मैं तो खुद मना कर देती, मत लो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज साइंटिफिक वाला लेना है ना मैम? हाँ हाँ, एसयू का साइंटिफिक वाला आता है ना, प्रोग्राम वाला नहीं लेना। अब देखोगे आजकल बहुत सारे मॉडर्न आ गए, जैसे प्रोग्राम जिसमें हो सकता है, प्रोग्राम मेमोरी वाला नहीं लेना, ओनली साइंटिफिक वाला ले लो। ये कैशियो का एक आता है ना 82 या 100 कुछ आता है ऐसे, मेरे पास है, ठीक है। मेरे पास है, कल मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। मेरे पास बोल देना, वरना मुझे मैसेज एक डाल देना, मेरे पास घर में भी है, यहाँ पे भी है, मैं आपको फोटो भेज दूंगी, आप देख लेना। मैम कैमरा ऑन रहेगा ना या ऑफ रहेगा? हाँ नहीं नहीं, कैमरा तो ऑन रहेगा बेटा, वो तो गूगल मीट पे कैमरा तो ऑन रहेगा, ठीक है। जैसे कभी कभार जैसे बीच में नेटवर्क वगैरह चला गया तो फिर दोबारा से हो जाएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कोशिश करोगे कि नेटवर्क ना चले, ठीक है। बाकी हम तो है अलर्ट में तो रहेंगे सारे टीचर्स। मैम बीच में लाइट भी चली जाती है तो वाईफाई चला जाता आजकल नेटवर्क इशू हाँ बहुत ठीक हो है, रहा चलो है। देखते हैं उस चीज को लिए, वो तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलो बेटे, इसमें एक डिटेक्शन रह गया था, डिटेक्शन में नहीं बता रही हूँ, सीधा ऑप्टिकल एक्टिविटी में, वो टाइम बचेगा तो बोलेंगे। अभी आप लोगों ने इतना टाइम ले लिया, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एक चीज क्या है, लेट अस स्टार्ट। मैम हमारे कॉलेज में फाइनल स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर के ऑफलाइन हो गए हैं कॉलेज, जैसे काफी कॉलेजेस में। हाँ हाँ, वो तो हो गया है, पर देखते हैं फाइनल वाले बच्चों बच्चे आ रहे हैं कॉलेज? अभी तो बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कंपलसरी तो शायद किया नहीं यूनिवर्सिटी ने, मुझे पता नहीं बेटा, फाइनल ईयर का हमें इतना कांटेक्ट नहीं है ना, पता नहीं हमें फाइनल ईयर के बारे में, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ 2 टर्म में बोलूंगी, ओके। क्या होता है, यहाँ पे पीपीटी आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है बच्चे? यस बोलो, मैम। दिख रहा है, ओके। देखो ये जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, सोहिल व्हाट इज दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी? इसके साथ 2 टर्म अगर आपको बोलूंगी तो शायद आपको रिकॉल हो जाए, डेक्स्टर रोटेटरी और लिबो रोटेटरी, नाम सुना है? कौन सा? यस मैम। हाँ, क्या होता है ये चीज? ये इसके मैम साथ लीवर associated रोटेटरी है। लेफ्ट की तरफ टर्न करती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट किसको रोटेट करती है? पोलराइज लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, हम ये कहते हैं व्हेन लाइट बीम इज अलाउड टू पास थ्रू सर्टेन सबस्टेंस। अगर हम कहते हैं दिस इज एनी पोलराइज्ड लाइट बीम, ये किसी निकल प्रिज्म से निकल के लाइट आया, दिस इज अ पोलराइज्ड लाइट दैट इज अलाउड टू पास थ्रू
certain material, it is any type of material, कुछ भी कोई material हो सकता है। इसके अंदर जब आएगा, इसका state of polarization कैसे था? ऐसे था। जब इससे निकल के बाहर आएगा, then इसका जो state of polarization rotating by certain angle theta, and this phenomenon of rotation of the state of polarization is known as the optical activity. And जो material इस चीज को दिखाता है, that is this material जिसके अंदर लाइट प्रोपेगेट होने से उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा, that material is said to be optically active substance. ठीक है, is said to be optically active substance. तो optically active substance क्या होता है? जिसके अंदर when polarized light is propagated, then the state of polarization is not remaining the same, it is rotating by certain angle. ठीक है, that type of substance is said to be optically active substance, or and this phenomenon is known as the optical activity. So ये solid में, liquid में, बहुत से substance में हो सकता है, पर यहाँ पे एक ही चीज हम डिस्कस करेंगे, that is in a liquid. Liquid मतलब इसमें हमारी क्या कंसीडर करेंगे? Sugar solution. Sugar solution मतलब we are taking some amount of water, इसमें water लिया, इसमें we are adding certain amount of, suppose हमने 100 ml water ले लिया, इसमें 10 ग्राम sugar डाल दिया, then this is a sugar solution बन गया। अभी यहाँ पे पहले प्लेन पानी लिया, then इसका पोलराइजेशन क्या था? ऐसा था ना। अभी इसमें पानी को निकाल के इसमें अगर हमने क्या रख दिया? सुगर सोल्यूशन रख दिया, then इसका जब लाइट प्रोपेगेट करके जाएगी, then ये ऐसे रोटेट होके निकल के आएगी। That is, we can say sugar solution is rotating the state of polarization by certain angle theta. ठीक है, so sugar solution you can say it is one of the optically active substance. अब यहाँ पे क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी and another is levorotatory. डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या करता है? जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। जैसे ये है क्लॉकवाइज, ऐसे सेट था, अभी यहाँ पे ये ऐसे घूम गया, देन हम कहेंगे दिस सब्सटेंस इज सेड टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ओके, राइट हैंडेड पोलराइजेशन करता है। अभी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी सब्सटेंस ऐसे जा रहा था, जिसको स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एस में चेंज हो गया आफ्टर प्रोपेगेटिंग फ्रॉम दिस, देन दिस सब्सटेंस इज सेड टू बी लेवोरोटेटरी। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, देन दैट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी। समझ में आया? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या है, डेक्स्ट्रो क्या है, लेवो क्या है? आया या नहीं आया? हाँ जी मैम, आया? ओके, तो बेसिक चीजें शॉर्ट में इसको कर लेंगे। ओके, देन यस, और एक चीज क्या होता है, जब हम बताते हैं ये क्या करता है, जनरली लेट अस कंसीडर नाउ दिस, लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ सीधा लिक्विड सुगर सॉल्यूशन। और ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है और ज्यादा कुछ नहीं, हम सीधा सुगर सॉल्यूशन जिसको डिस्कस करेंगे उसमें आ। तो दिस इज अ ट्यूब कंटेनिंग सुगर सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने सुगर सॉल्यूशन इसमें अंदर रखा है। अभी इसके अंदर लाइट प्रोपेगेट किया, देन ये कितने भी एंगल रोटेट कर दिया थीटा, एंड थीटा को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ रोटेशन। सपोज ये ट्यूब है, इसका लेंथ इज एल। एल क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। नोट डाउन बच्चे, जो चीज मैं बोल रही हूँ ना, शॉर्ट चीज लिखते जाओ। लेंथ ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग सुगर सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, अगर इस फार्मूला इजी है तो इवन अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, so this is theta is the angle of rotation, L is the length of the tube. Then हम क्या कहते हैं? And C क्या है? C is the concentration of the solution. Concentration मतलब समझ रहे हो ना? Concentration क्या है? जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा, 100 ml में 10 ग्राम शुगर डाला, then इसका परसेंटेज कितना होगा? 10% solution. Okay? अगर हमने इसमें 20 ग्राम चीनी डाला, then इसका हो जाएगा क्या? इसका कंसंट्रेशन में फिर से इसमें चेंज हो गया, बढ़ गया है। सो इसमें हम क्या कहते हैं? ये जो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग sugar solution, and it is also proportional to the concentration of the solution. So हम ये क्या कह सकते हैं? Theta equals to some constant S into L into C. It is proportional to, directly proportional to L, directly proportional to C. So you can say that it is equals to S into L into C. And S को क्या कहा जाता है? Note down this thing. बच्चे जो चीज नोट करने के लिए बोल रहे हैं उसको नोट कर लो। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? S equals to, you can write theta upon LC. Okay? ये तीनों चीज लिखो। थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, सी इज द कंसंट्रेशन, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू सी,
एंड वी आर एडिंग ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एस, एस क्या है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई सी, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। लिखो, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक रोटेशन, देन यू हैव टू डिफाइन दिस। अगर लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हमने ले लिया इन द फॉर्म ऑफ 1 यूनिट, एल अगर हमने ले लिया एल इक्वल्स टू 1 यूनिट, किसी भी यूनिट में ये 1 हो गया, एंड 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, जनरली इसको 1 सेंटीमीटर सपोज 1 मीटर ले लिया, एंड ये कंसंट्रेशन को ले लिया, इसका सी का वैल्यू भी 1 ले लिया, देन यू कैन से s इक्वल्स टू थीटा, s इक्वल्स टू थीटा, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल्स टू ऑप्टिकल रोटेशन। स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो, स्पेसिफिक रोटेशन डिफाइंड एज द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस इन सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ, दैट इज अगर L का वैल्यू 1 ले लिया, कंसंट्रेशन को 1 ले लिया, देन S इक्वल्स टू थीटा, वी कैन राइट दिस थिंग, ठीक है। दिस इज, एंड ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी S जो होता है वही होता है स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको हम लिखते हैं थीटा अपॉन LC। ये इसका डेफिनेशन इज दिस इज थीटा स्पेसिफिक रोटेशन S इक्वल्स टू थीटा अपॉन LC। नोट डाउन दिस थिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। हो गया, ये समझ में आया स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? दैट इज जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का जो लेंथ थिकनेस के अंदर ये प्रोपेगेट करके जा रहे हैं, तो ये जो रोटेशन है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड कंसंट्रेशन। ओके, जैसे आपने इसका मेन एप्लीकेशन अभी हम पोलरीमीटर पढ़ेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, जिसमें हम मेन चीज क्या करते हैं, दैट इज जैसे आपने पता है आजकल तो बहुत लोग डायबिटिक है, डायबिटिक लोगों का जो यूरिन होता है उसमें क्या होता है, इसमें भी शुगर होता है, तो जनरली इसका जो परसेंटेज डिटेक्ट करने के लिए कि ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं पोलरीमीटर, जिसमें हम निकाल सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, दिस इज योर पोलरीमीटर। पोलरीमीटर क्या है? इट इज अ पोलरीमीटर क्या करता है? इट इज एन डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर द एंगल ऑफ रोटेशन। पोलरीमीटर क्या है? बिल्कुल वही चीज हम यूज करेंगे पोलरीमीटर में, and we'll find the angle of rotation theta, but ये जितना इजी दिख रहा है थीटा निकालना, इट इज नॉट दैट इजी। पोलरीमीटर में बहुत कुछ है जिसको समझना है हमें, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे फिगर में लिखा गया, पर एक्चुअली पोलरीमीटर में जो टेक्निक है, क्योंकि रोटेशन जो होता है ये कोई चीज एग्जैक्टली रोटेट नहीं हो रहा है, हम चीज को देखें ना, क्या एक व्हील ऐसे आ गया, ये ऐसा रोटेट हो रहा था, अभी ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये इसमें भी लाइट का इंटेंसिटी आ रहा है, इसमें भी लाइट का इंटेंसिटी आएगा, चाहे वो रोटेट होकर पोलराइजेशन आए, इंटेंसिटी में हम फर्क देख के कुछ नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हमें एक स्पेसिफिक डिवाइस इसमें डिजाइन करना पड़ेगा। सो इसमें क्या है, व्हाट इज अ पोलरीमीटर? इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय इन एन ऑप्टिकल मीडियम। मतलब यही एंगल ऑफ थीटा रोटेट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करेंगे उसका नाम है पोलरीमीटर। सो इसमें से दो टाइप का पोलरीमीटर है, हम एक ही पोलरीमीटर डिस्कस करेंगे, दैट इज योर लॉरेंट्ज हाफ सेट पोलरीमीटर, वही एक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सीधा हम चले जाएंगे अभी लॉरेंट्ज हाफ सेट पोलरीमीटर के ऊपर। अभी ये फिगर देखो, एंड ये फिगर को भी ड्रॉ करो अपनी कॉपी में, ड्रॉ दिस फिगर, तभी समझ में आएगा। अभी इसमें देखो हमने क्या बोला, एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, इसके सामने एक लेंस रखा है, एंड फ्रॉम द लेंस जो भी लाइट निकल के आएगा, दैट इज योर अनपोलराइज्ड लाइट, एंड दैट अनपोलराइज्ड लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन ए, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड विजिबल है बच्चे, दिख रहा है जहाँ पे लिख रहे हो, सोर्स से, यस मैम, सोर्स से यहाँ पे लाइट आके एक लेंस से लाइन से लाइट निकल के आया, एंड दैट इज अलाउड टू फॉल ऑन ए निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म के अंदर से भी लाइट इंसिडेंट हुआ, एंड इससे जो लाइट आएगा एक ही बीम दिखाएगा। तो ये जो है, दिस इज योर पोलराइज्ड लाइट, ओके। दैट पोलराइज्ड लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन डिवाइस, इसको क्या कहा जाता है बच्चे? ऑल ऑफ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस चीज को एक बार सुन लो, समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, ये वाला डिवाइस का फंक्शन टेढ़ा है, इसको समझना पड़ेगा। तो दिस इज योर हाफ शेड डिवाइस, इसको क्या कहा जाता है? हाफ शेड डिवाइस, ओके। दिस इज नोन एज योर हाफ शेड डिवाइस, एंड ये फिर प्रोपेगेट कहाँ पे किया? इन ए ट्यूब कंटेनिंग ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, वही फिगर में बना रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अभी इसके सामने और एक निकोल प्रिज्म, दिस इज N2, so this is your polarizer, ये क्या है? This is your polarizer, ये प्रोड्यूस करता है पोलराइज्ड लाइट, एंड ये इसको एनालिसिस करेगा। अभी ये रोटेट हो सकता है, ये रोटेट हो सकता है,
आंखों से इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टेलीस्कोप रखेंगे, टेलीस्कोप के पीछे हम आप इसको व्यू कर सकते हैं। एंड ये जो व्यू क्या करेंगे वही मैटर करे, सो दैट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें देखने के लिए तो देखो ये तो ऑप्टिक्स का इंस्ट्रूमेंट है, लाइट का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें हमें कोई ना कोई एग्जैक्ट पोजीशन नोट करना पड़ेगा कि ये पहले वाटर में कैसे था, शुगर सॉल्यूशन में कैसे आया। उन चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये हाफ शेप डिवाइस का काम है। ओके, तो ये फिगर बनाओ बच्चे, कॉपी में सारे ये फिगर बनाओ। अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये वही चीज है जो मैंने बोला। तो यहाँ पे क्या है, फिर से फिगर को देखो, कंस्ट्रक्शन जो बोला ये वही चीज है। सोर्स से लाइट आया, लाइट किसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से निकल गया पोलराइज्ड लाइट दैट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन दिस हाफ शेप डिवाइस, देन इट इज अलाउड टू प्रोपेगेट थ्रू द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। देन यहाँ पे एनालाइजर है निकोल प्रिज्म, देन ये इसका स्टेट ऑफ पोलराइजेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे बाय यूजिंग दिस टेलीस्कोप। यहाँ पे छोटा सा ट्यूब है, दैट इज जो टेलीस्कोप ऑब्जर्व करके हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो इसका कंस्ट्रक्शन इज दिस ओनली। एंड ये जो निकोल सेकंड निकोल प्रिज्म N2 इसको हम रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट करने के लिए इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। एंड इस सर्कुलर स्केल को इसके अंदर एक हैंडल होता है जिसके थ्रू हम रोटेट करते करते देख सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आपको अभी लैब में परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड इसका जब आओगे इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे सुंदर पैटर्न देख सकते हो कैसे हो रहा है, जिसका सिमुलेशन से इसको समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो रहा है। तो ये टोटल या प्रैक्टिकली भी करोगे एंड थ्योरेटिकली इसको समझोगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी फाइनल तक ही आता है। ओके, अभी देखते हैं व्हाट इज दिस हाफ शेप डिवाइस। ये हाफ शेप डिवाइस क्या है, ये देखो यहाँ पे जो यूज हुआ है, बाकी सब का आपका काम होता है। निकोल प्रिज्म N1 इज एनालाइजर, दिस इज योर पोलराइजर, दिस इज योर एनालाइजर, दिस इज द ट्यूब कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। अभी ये है मेन चीज जो है, दिस इज द हाफ शेप डिवाइस। क्या नाम है इसका, हाफ शेप डिवाइस। तो हाफ शेप डिवाइस क्या है, ध्यान से सुनो बच्चे, इस चीज को सुनना है, आपको समझना है। ये नोट ध्यान से इस चीज को सुनो। तो हाफ शेप डिवाइस क्या है, बेसिकली इट इज अ सर्कुलर प्लेट जिसमें एक साइड क्या है, ग्लास। फिगर बनाओ एंड इसको ओके। तो देखो जो हाफ शेप डिवाइस होता है, दिस हाफ शेप डिवाइस इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। एक सेमी सर्कुलर दो पार्ट का कॉम्बिनेशन से एक हाफ शेप डिवाइस बनता है, जिसमें एक प्लस पार्ट क्या होता है, वन पार्ट इज मेड फ्रॉम ग्लास एंड अदर पार्ट इज मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज। एंड ग्लास क्या है, नॉर्मली आइसोट्रोपिक मटेरियल जिसके अंदर लाइट नॉर्मली प्रोपागेट होके जाता है। जैसे लाइट आएगा ग्लास के अंदर ऐसे निकल के चला जाएगा। बट क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज इज योर डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्या है, इट इज अ पॉजिटिव क्रिस्टल, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। एंड ये थोड़ा सा ओके, एक साइड क्वार्ट्ज से बना है और एक साइड ग्लास में बना है। तो ये जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज प्लेट, इसमें हम ये दिखा रहे हैं, देखो दिस साइड इज मेड फ्रॉम ग्लास, दिस साइड इज मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज। एंड क्वार्ट्ज में क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है।
क्वार्ट्ज का ऑप्टिक एक्सिस, मतलब जैसे भी हम बताते हैं क्वार्ट्ज दैट इज कट अलोंग द प्रिंसिपल सेक्शन से काटा हुआ क्रिस्टल, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल। हाँ बच्चे, सबको सुनाई दे रहा है? हेलो, यस मैम। पीपीटी दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। हाँ हाँ बच्चे, चलो अभी इस चीज को देख लो फटाफट, इस चीज को ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। इसमें हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, देखो एक प्लेट कैसा है, ये ग्लास का है, ये क्वार्ट्ज का है, एंड ग्लास का थिकनेस ऐसे एडजस्ट कर किया गया है, दैट इज जो इंटेंसिटी, जो ऑब्जर्विंग पावर ऑफ बोथ द ग्लास, बोथ द मटेरियल विल बी सेम, अकॉर्डिंग इन दोनों का थिकनेस को एडजस्ट किया गया है, ठीक है। सो दैट दे विल, जो जितना है, जितना इसके अंदर लाइट ट्रांसमिट करना है, ऑब्जर्वेशन नॉर्मल टू लाइट का प्रॉपर्टी दोनों का सेम होगा, इसी हिसाब से दोनों का थिकनेस को एडजस्ट किया गया। नाउ लेट अस कंसीडर, यहाँ से जो लाइट निकल के आ रही थी, दैट लाइट, मतलब उसको अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, लेट द लाइट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ओके। सो दिस पॉइंट इज O, एंड ये आपका नाम A है, लेट अस नेम दिस एज B, एंड दिस इज योर y एक्सिस, y prime, and this is your x axis, x prime। ऐसा हमने दिखा दिया टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। ये हमने x prime, y prime दिखा दिया, एंड ये क्या है, दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन जहां पे लाइट एंटर करेगा इनसाइड द क्रिस्टल। तो समझ में आया ये? देखो ये जैसे हम दिखाएंगे, दिस इज द क्रिस्टल आपका ऐसा है, तो लाइट कैसे निकल के आ रहा है, ऐसे, इसका एक साइड क्वार्ट्ज है, एक साइड ग्लास है, तो एक ही लाइट आएगा जो भी इंसिडेंट करेगा, तो लाइट विल इंसिडेंट ऑन दिस क्रिस्टल अलोंग दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन मतलब इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द लाइट। समझ में आया ये चीज? यस मैम। बताते रहना, इसमें ये इस डायरेक्शन प्रोपेगेट हो रहा था, तो जैसे ही ये ऐसे प्रोपेगेट करके जा रहा था, ऐसे एंटर किया, सपोज दिस इज आवर, ये ग्लास हाफ है, ये क्वार्ट्ज हाफ है, तो ऐसे क्या मतलब ग्लास वाला पोर्शन क्या करेगा, जैसे आके आ रहा था उसी डायरेक्शन में वो सीधा निकल के बाहर चला गया, एंड जो क्वार्ट्ज में आ रहा था उसमें क्या होगा, वहां पे फिर डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो भी पोलराइज्ड लाइट इसमें एंटर करेगा, दैट विल स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट। क्या आएगा, वन इज E कंपोनेंट, अनदर इज O कंपोनेंट। तो O कंपोनेंट का वाइब्रेशन कहां पे होता है, क्वार्ट्ज में। ग्लास में जैसे आ रहा था वैसे निकल के चला गया, क्वार्ट्ज वाले में जब आएगा, देन whatever light is incident on the quartz portion, that is splitting into, suppose ये कितना एंगल पे आ रहा है, इसको लिखो थीटा। नोट ऑन दिस, AB is the initial incident beam at an angle theta with the optic axis of the quartz crystal. Note on this line, the direction of the initial beam is at an angle theta with the optic axis of the quartz crystal, okay। अभी यहाँ पे जैसे ये हमें टच करेगा, थीटा डायरेक्शन में जा रहा था, इट वाज स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट, तो वन कंपोनेंट क्या है, O कंपोनेंट। O कंपोनेंट का डायरेक्शन कहां पे होता है, बोलो, O कंपोनेंट एंड E कंपोनेंट। तो O कंपोनेंट इज ऑलवेज डॉट कंपोनेंट, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड आपका जो E कंपोनेंट होता है दैट इज अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। इतना तो पता है, अभी याद होगा, E कंपोनेंट का डायरेक्शन होता है दैट इज अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। तो यहाँ पे जो जाएगा दैट इज योर E कंपोनेंट, यहाँ पे जाएगा E कंपोनेंट, एंड इस पार्ट में जो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल में, दैट इज योर O कंपोनेंट। समझे ये स्प्लिटिंग होगा? यस मैम। हाँ, ओके। सो दिस इज योर O कंपोनेंट एंड दिस इज योर E कंपोनेंट में स्प्लिटिंग होगा। यहाँ तक समझ में आया? अभी बताओ क्वार्ट्ज कौन सा क्रिस्टल है, व्हाट इज क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज कौन सा क्रिस्टल है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल कौन सा है? पॉजिटिव क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है दैट इज ए पॉजिटिव क्रिस्टल। पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ O ray इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ E ray, ओके। पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ O ray ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द E ray। इतना तो याद है, याद नहीं है तो याद रखो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पॉजिटिव क्रिस्टल होता है, एंड इनसाइड द पॉजिटिव क्रिस्टल वेलोसिटी ऑफ O ray इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ E ray, ओके। एंड बेसिकली ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमने लिया है दैट इज बेसिकली ए हाफ वेव प्लेट। क्या है ये भी लिखो, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो हमने कंसीडर किया है बेसिकली ये हाफ वेव प्लेट है। हाफ
वेव प्लेट क्या करता है? हाफ वेव प्लेट क्या करता है? इट क्रिएट्स ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन O and E component. Note down this thing. Okay? Quartz crystal, ये जो है इसमें वेलोसिटी ऑफ O ray is more than velocity of E ray, and ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो एक बेसिकली एक हाफ वेव प्लेट है, so that it can create a phase difference of pi between the O component and the E component. ठीक है? हमने ये कंसीडर किया है, ऐसे एक हाफ वेव प्लेट आधा लिया है, उसके साथ एक ग्लास पीस को हमने जॉइन कर लिया है. ओके, एक सर्कुलर प्लेट ऐसे बना है जिसका आधा पार्ट हाफ वेव प्लेट है, नॉर्मल पार्ट इज ओनली नॉर्मल डिफ्रैक्टिंग ग्लास. ठीक है, चलिए आगे चले. अभी देखो, अभी इस चीज को समझना पड़ेगा जहाँ पे जनरल कंफ्यूजन होता है सबको. अभी देखो, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? बेसिकली दिस इज हाफ वेव प्लेट. तो ये क्या करता है, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर प्रोपेगेट करके जाएगा, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इसके अंदर जाएगा, दो पार्ट होके जैसे वो लोग निकल के आएंगे तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगी? फेज डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू पाई. ओके, देन बाहर निकल के फिर वो उनका फिर न्यू फॉर्म में निकल के जाएंगे. तो अभी देखो, ये बेसिकली क्या है, इन दोनों का रिजल्ट निकल के जाता है, इन दोनों का रिजल्ट निकल के जाएगा. अभी ये क्या है? O component जो है, O component is propagating along this direction and E component is propagating along this direction. And quartz crystal क्या होता है? It is a positive crystal. So ये क्या करेगा? ये जो ऐसे जा रहा था, क्योंकि ये positive crystal मतलब velocity of O ray is more than velocity of E ray and it can create a phase difference with pi. तो ये क्या जो इस चीज को जा रहा था, ये पहले निकल के जब आएगा, इसका फेज चेंज होके ये इस डायरेक्शन में आ गया. इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्शन, जब वो निकल के आएगा और उसका फेज चेंज हो गया, तो इंस्टेड ऑफ OX ये फिर घूम गया OX पर, क्योंकि फेज चेंज ऑफ पाई इज हैपनिंग. पाई चेंज होके इसका डायरेक्शन जो होता है O कंपोनेंट का इधर आ गया. ओके, एंड E कंपोनेंट तो इधर जा रहा था, उसका तो कोई चेंज नहीं है, तो वो ऐसे ही चला जाएगा. क्यों चेंज नहीं है? क्योंकि दोनों का देखो, दोनों का भी इसमें फेज डिफरेंस पाई होगा, चाहे वो एक में हो, एक का चेंज हो, एक में पाई हो के हो, दूसरे में एक का पाई बाय 2 दूसरे का पाई बाय 2 के हो, या फिर किसी फॉर्म में हो. हम यहाँ इसका फेज चेंज हो गया पाई, तो ये पलट गया और ये ऐसे बाहर निकल के आएगा. ओके, अभी जब ये क्रिस्टल से निकल के जाएंगे, दोनों का रिजल्टेंट जो है दैट विल बी दिस डायरेक्शन. ओके, दोनों का रिजल्टेंट को हम क्या दिखाएंगे? अलोंग दिस COD डायरेक्शन. तो ये क्या किया? अभी ये जो पहले इनिशियल बिंदु कहाँ पे था? along this AB which is an angle theta from the y axis. अभी ये थीटा, ये भी थीटा में जाएगा, but in this direction. That is COD is the resultant of these two O and O component when they emerge out of the quartz crystal. Okay, so it is, that is the emerging, it is rotated by an angle theta. Okay, इतना समझ में आया? पहले बताओ, इतना हो गया मतलब सब कुछ हो गया. हाँ बोलो मैम, एक बार वापस समझा दो मैम. हाँ, मुझे पता है इस चीज में. हाँ, ये समझ लो और एक बार फिर से सुनो. अभी देखो, इस फिगर में हम ऐसे ही दिखा सकते हैं. अभी इधर जब मैंने CO बना दिया, मतलब दिस इज नॉट कंसीडरिंग ग्लास साइड. ये ग्लास साइड का नहीं दिखा रहा है. ये क्या दिखा रहा है? एक डायरेक्शन दिखा रहा है. अगर ये हमारी क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, पहले इंसिडेंट लाइट अगर ऐसे जा रहा था, अगर ये ऐसे जा रहा था, अभी इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगा. ओके, हम ये चीज दिखा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्शन ये रोटेट हो गया अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. ओके, वही होता है जो एंगुलर रोटेशन. फिर से देखो, अभी हमारे पास क्या है? एक ग्लास एंड क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन है. अगेन वी आर हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड क्वार्ट्ज प्लेट. ग्लास प्लेट क्या है? नॉर्मल क्रिस्टल है. तो जैसे ग्लास के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा, वो क्या करे? जैसे आ रहा था ऐसे निकल के चला जाता है, हमें पता है. ओके, बाकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल साइड क्या है? क्वार्ट्ज साइड इज ए डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल. तो वहां पर तो सीधा सीधा जैसे लाइट आ रही थी ऐसे लाइट निकल के नहीं जा पाएगा. अगर निकल के नहीं जा पाएगा तो ये कैसे होगा? उसमें तो ये ऑप्टिक एक्सिस के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होके ही जाएगा. तो दिस इज द डायरेक्शन. इनिशियल बीम का डायरेक्शन क्या था? दिस डायरेक्शन इज योर थीटा, एंड इसको हमने नाम दिया है AOB इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम. अभी जब ऐसे क्वार्ट्ज में समझ गया, देन क्वार्ट्ज का अंदर क्या है? ये स्प्लिट हो गया. कैसे स्प्लिट हुआ? इट इज स्प्लिटिंग इनटू O and E component. O component is always perpendicular to the optic axis and E component is along the optic axis.
ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है, दिस इज ये तीनों पॉइंट को नोट करो। पॉजिटिव क्रिस्टल velocity of O ray is more than velocity of E ray, and it is also a half wave plate. Half wave plate मतलब it can create a phase difference of pi between the E and O component, ठीक है। तो यहाँ पे x and x OX क्या करेगा, this is positive crystal, इसका velocity जल्दी है जब ये इस क्रिस्टल से निकल के जाएगा, ये इधर से नहीं जा रहा है, दिस इज नॉट द x एक्सिस में, ये साइड नहीं, ये अंदर क्रिस्टल का थिकनेस कैसे जा रहा था, इंस्टेड ऑफ दैट क्रिस्टल थिकनेस में क्रिस्टल का थिकनेस के हिसाब से ऐसे जा रहा था, अब ये भी ऐसे हो गया, ऐसे घूम गया, ओके। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ओ रे ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ ओ रे का ज्यादा है, तो ओ रे का फेज चेंज हो गया पाई। फेज चेंज का पाई मतलब सीधा 180 डिग्री यहां से जा रहा था, ये फिर इधर, इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्शन ये फिर इस डायरेक्शन में भी प्रोपगेट करेगा, ठीक है। एंड ई कंपोनेंट कहां पे जा रहा था, उसका कोई हम चेंज नहीं दिखा दे, क्योंकि सारे पाइप से चेंज ये कर लिया, तो ई कंपोनेंट आज रिजल्ट निकल के चला गया। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट फिर कहां से आ जाएगी, रिजल्टेंट फिर एट एन एंगल थीटा, ये पहले इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन कहां पे था, थीटा फ्रॉम अलोंग दिस एंड क्लॉकवाइज में थीटा था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा डायरेक्शन में दोनों का रिजल्टेंट हम दिखा सकते हैं। सो दिस इज योर OCD इज द direction of the beam which will emerge out of the quartz side, ठीक है। and AOB क्या है, what is AOB, note down now, लिखो OAB क्या है, this is the direction of light which is incident beam भी है, and it is also emerging, direction of light which is emerging from ग्लास साइड। नोट डाउन बच्चे, ये सारी चीजें इसमें लिखना है, समझना है, वरना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ये भी क्या है, डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हिच इज एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास साइड, एंड इट इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल बीम जो भी है, देखो इनिशियल जो था ग्लास से तो ऐसे ही जाएगा ना, ग्लास को कोई फेस चेंज कोई चीज नहीं करता, आज यूजुअल निकल के चला गया। अभी व्हाट इज COD, COD क्या है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट which is emerging from the quartz, okay। quartz से जो emerge करके जाएगा, बाहर निकल के आएगा, उसका जो डायरेक्शन है emerging from quartz, ठीक है। ये लिखो, तो ये है ग्लास से ऐसे जैसे आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में निकल के चला गया, एंड क्वार्ट्ज में क्या है, इनिशियल इधर आ रहा था, उसको छूने के बाद उसका फेज चेंज हो गया, देन वो ऐसे निकल के जाएगा, ओके, ऐसे निकल के जाएगा, समझे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर हाफ सेट डिवाइस। पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे क्या होता है हम क्या देखेंगे उसके बारे में बताएंगे। समझ में आया यहाँ तक बच्चे, चले आगे। हाँ बच्चे कुछ तो बोलो, आगे चले। यस मैम। चले, ओके। इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा बच्चे, इसको समझो, नेक्स्ट क्लास फिर से इसको पूछोगे तो हम इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो अगर हम यहाँ से ये क्या, दिस इज द हाफ शेड डिवाइस, दिस इज द हाफ शेड डिवाइस। अभी ये डिवाइस से जो लाइट निकल के गया, ये किसमें गया, इन द ट्यूब कंटेनिंग दिस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, एंड वही लाइट किसमें गया, इसके अंदर। अभी यहाँ से जो लाइट निकल के जा रही थी, ओके, ये अगर इसको, इसका प्रिंसिपल सेक्शन अगर इसको पैरेलल है, मतलब अभी बताओ, अभी इस चीज को देखो, इसमें बहुत कुछ समझना है आगे। अभी देखो ये जो N2 है, ये जो N2 है, एंड इसको हमने नाम दिया था YY प्राइम। अगर ये N2 इसका प्रिंसिपल सेक्शन होगा, इसको मैंने N2 नाम दे दिया। अगर ये N2 इज पैरेलल टू YY प्राइम, देन क्या होगा बोलो। अगर ये YY प्राइम को पैरेलल हो गया, चलो पहले YY में आपको कंफ्यूजन होगा। सपोज N2 इज पैरेलल टू AB, AB क्या है, AB क्या है, ग्लास से जो लाइट निकल के आएगी, देन हमें यहाँ पे क्या नजर आएगी, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, ओके। यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू में व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे हमें नोट डाउन दिस थिंग बच्चे, व्हेन N2 इज पैरेलल टू AB, देन जो ग्लास साइड से लाइट निकल के आ रही थी वही नजर आएगा, एंड ये नजर नहीं आएगा। सो वी कैन से द ग्लास साइड विल बी, लिखो ग्लास साइड विल बी ब्राइट and one side will be dark. So glass side bright मतलब हमें field of view में जो ऐसे दिखाई देगा,
देन आपको ये हमारी ग्लास है, ये हमारी क्वार्ट्ज है। तो ग्लास साइड ब्राइट हो गया, मतलब क्वार्ट्ज साइड क्या है, डार्क हो गया। इसको हमने डार्क कर दिया। ओके, अगर हम बोलेंगे N2 is parallel to CD, N2 is parallel to CD, देन क्या होगा, बोलो अभी। CD मतलब क्या है, व्हाट इज CD? लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द क्वार्ट्ज साइड। अभी ये प्रिंसिपल सेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जो हम बताते हैं ना मालूस लॉ में, जैसे ये दो स्लिट है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो सारे इंटेंसिटी निकल के आ जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है देन इसमें से इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, चेंजेस हो जाती है। तो अगर जो भी लाइट आ रहा है ये इसके साथ पैरेलल है, एबी के साथ पैरेलल, मतलब आधा साइड से लाइट आएगी, दूसरे साइड को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो ग्लास साइड क्या होगा, दिस साइड विल बी ब्राइट। ओके, अगर हम बताएंगे N2 is parallel to CD, CD क्या है, CD is the direction of the light which is emerging out of the quartz. So N2 is parallel to CD मतलब हम यह बताएंगे that is this is glass, this is quartz। अभी quartz साइड जो है वो हो जाएगा ब्राइट एंड ये ग्लास साइड जो है ये हो जाएगी डार्क। दिख रहा है बच्चे ब्लैक बोर्ड, ये जो मैं बना रही हूँ दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? तो क्या होगा, जब देखो ये एक सर्कुलर प्लेट है, अगर उसके सामने से आधा साइड को हमने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, जो लाइट आ रही थी उसको हमने ऐसे, लाइट ऐसे आ रही थी और हमने इस साइड को ऑब्स्ट्रक्ट कर दी, देन इधर से भी लाइट आ रही थी, इधर से भी लाइट आ रही थी। अगर हमने एक साइड को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया मतलब आधा हाफ ही दिखाई देगा। ओके, आधा हाफ दिखाई देगा, दूसरा दिखाई नहीं देगा। अभी एक बात बताओ, अगर हम बताएंगे ये जो पहले वन लिखा था N2 is parallel to Y, क्या होगा तो बताओ। जब AB को होता है देन ग्लास वाला ब्राइट दिखता है, CD को होता है देन क्वार्ट्ज वाला ब्राइट दिखता है। तो जब ये Y प्राइम मतलब सेंटर को होगा देन क्या होगा, क्या नजर आएगा, ग्लास ब्राइट या क्वार्ट्ज ब्राइट, या दोनों ब्राइट या दोनों डार्क, क्या होगा, क्या चीज मैम? When N2 is parallel to CD मतलब इसका जो प्रिंसिपल सेक्शन है, देखो जैसे बताते हैं ना दो निकोल है, ये दोनों निकोल है, ये दोनों अगर पैरेलल है, पढ़ा था ना निकोल प्रिज्म का, देन पूरा लाइट निकल के आ जाएगा। एंड क्रॉस पोजीशन में क्या होता है, वन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन उसमें से कुछ भी निकल के नहीं आएगा। इन द सेम फॉर्म ये दोनों को हमने दिखाया। अभी बताओ N2 is parallel to Y प्राइम मतलब ये जो निकोल पे देखो यहाँ से हाफ से डिवाइड में लाइट आ रही थी, ये अभी इसके अंदर प्रोपेगेट होने के बाद ये इस निकोल पे अनालाइजर के अंदर ही प्रोपेगेट करेगा। ओके, अगर ये अनालाइजर प्रिंसिपल सेक्शन हाफ से डिवाइस का ये सेंटर वाला जो पार्ट हमने दिखाया Y प्राइम को अगर पैरेलल है देन क्या होगा, बोलो उसमें क्या होगा। देखो अगर ऐसे हो इसके साथ पैरेलल होता है हम बताते हैं ये साइड ब्राइट, इसके साथ पैरेलल होता है तो बोलते हैं ये साइड ब्राइट। अगर ये बीच में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी दोनों साइड में थोड़ा सा बराबर होगा। ओके, एक साइड ब्राइट नहीं होगा, वी कैन ऑब्जर्व इक्वल इंटेंसिटी। ओके, इक्वल इंटेंसिटी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पैटर्न अब आओगे लैब में तो इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत बढ़िया पैटर्न इसमें दिखता है। ठीक है, तो इक्वल इंटेंसिटी ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। अभी बताओ इतना सब हम काम क्यों कर रहे हैं, बताओ व्हाई आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ये सब सोचते हो एक तो इसका फंक्शन डिफिकल्ट है, आधा बच्चों को समझ में नहीं आया मुझे पता है, पर अभी बताओ चलो जो भी अभी दिख रहा है अदर साइड ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट, ये क्यों कर रहे हैं आप सोच रहे हो ना, ये हम फालतू का काम क्यों कर रहे हैं, इसको करके हमें फायदा क्या है। फायदा क्या है अभी आएंगे, इसका फायदा क्या है, इसका काम क्या है। अगर ये डिवाइस नहीं होता देन क्या होता है, तो क्या करता है। ठीक है, अभी हमने बोला इसका काम क्या है, पोलरिमीटर। पोलरिमीटर का काम क्या है, इट इज प्रोड्यूसिंग है, पोलरिमीटर का काम क्या है, इट इज प्रोड्यूसिंग है ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस पोलरिमीटर। तो इसको करने के लिए क्या है, हमें ये चीज आएंगे। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कर सकते हैं। अभी देखो सबसे पहले हमने ले लिया, इसके अंदर पहले प्लेन वाटर प्लेस करेंगे। ओके, ट्यूब को निकाल के इसके अंदर पानी भर लेंगे, देन इसके ये जो निकोल प्रिज्म है सेकंड वाला निकोल, ये इसके साथ ही जो डिवाइस के रोटेशन के साथ ये रोटेट करता रहता है स्केल के साथ। तो जैसे हम देखते हैं कि इसके साथ फिक्स है निकोल प्रिज्म, उस स्केल के साथ ये यहाँ पे रोटेट कर सकता है।
इट इज अलाउड टू कैपेबल ऑफ रोटेशन along this. रोटेट होगा तभी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आएगी। ये सब तो पूरा ये तो फिक्स है, रोटेट खाली यही करेगा n2। n2 जब इसको पता होगा तो ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा। तो वाटर में हम क्या करेंगे, वी विल ऑब्जर्व है, पहले वाटर पुट करेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व ए पर्टिकुलर पोजीशन। सपोज ग्लास साइड इज ब्राइट एंड क्वार्ट्ज साइड इज डार्क, ये पोजीशन हमने नोट कर ली। एंड यहाँ पर एक स्केल आता है, उसका रीडिंग नोट कर ली, लेकिन रीडिंग इज योर थीटा 1। ओके, ये एक सर्कुलर स्केल जिसका रीडिंग है 360 डिग्री, उसमें ये होता है, उसका पोजीशन हमने नोट कर दिया। पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे हमें ग्लास साइड ब्राइट दिख रहा है, क्वार्ट्ज साइड डार्क दिख रहा है, उसमें रीडिंग नोट कर दिया थीटा 1। उसके बाद हमने क्या किया, इस ट्यूब को हटा दिया, फिर उसके अंदर क्या पुट किया, शुगर सॉल्यूशन। वाटर को हटा दिया, वाटर को रिमूव करके इसके अंदर क्या पुट किया, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन पुट करने के बाद क्या हुआ, क्या होगा, जैसे हम इधर फील्ड ऑफ व्यू में देखेंगे, यहाँ पे फिर वहां पे वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये वाला पोजीशन जो हमने वाटर में देखा था वो पोजीशन हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी रोटेशन चेंज हो गया है। दैट्स व्हाई वी विल नॉट ऑब्जर्व दिस पैटर्न। देन अगेन स्केल को घुमाएंगे, वी रोटेट द स्केल एंड रोटेट करने के बाद क्या होगा, फिर से वी आर सर्चिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। वाटर में जो पोजीशन लिया था शुगर सॉल्यूशन में, फिर वही पोजीशन को ट्रेस करेंगे। ठीक है, वही पोजीशन आ गया, फिर से ग्लास साइड क्वार्ट्ज, ग्लास साइड ब्राइट, क्वार्ट्ज साइड डार्क आ गया। देन किस एंगल पे आ रहा है, लेट अस नोट दैट थिंग, दैट एंगल इज योर थीटा 2। ओके, अभी प्लेन वाटर में कहां पे था, शुगर सॉल्यूशन में कहां पे था, तो दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन थीटा, वी कैन कैलकुलेट। तो थीटा हमारी कितना आ जाएगी, थीटा विल बी थीटा 2 माइनस थीटा 1। दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द शुगर सॉल्यूशन। अगर ये सब नहीं होता, अगर यहाँ पे हाफ सेट डिवाइस नहीं होता, तो हमें यहाँ पे क्या नजर आता, बताओ क्या नजर आता, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट इंटेंसिटी आ रही थी वही प्रोपेगेट होते जाता। एंड इसका क्योंकि यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू गोल है, गोल के अंदर हमें खाली नॉर्मल लाइट ही नजर आएगी। नॉर्मल इंटेंसिटी येलो लाइट, इसमें हम सोडियम लाइट यूज करते हैं, एक येलो कलर का लाइट है इसमें नजर आएगी। और ये जो एक पोजिशन, शार्प डिफाइंड पोजिशन हम नोट कर ही नहीं पाएंगे विदाउट दिस डिवाइस। ठीक है, without half set device we are unable to detect the exact position। जब तक कोई रेफरेंस मार्क नहीं होगा कि वाटर में क्या दिख रहा है एंड शुगर में क्या आ रहा है, देन हम एंगल थीटा कैसे निकाल सकते हैं। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन जो होता है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सर्कुलर हो, एलिप्टिकल हो, वो एक इंटेंसिटी होता है जिसको हम, एक लाइट होता है जिसको हम डिटेक्ट कर ही नहीं सकते, कभी उसको करने के लिए डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ही इन पोजीशन का निकाला गया। ओके, अभी थीटा निकाल दिया, देन हम एस का फॉर्मूला क्या है, ट्यूब का लेंथ कितना है, इसके अंदर कितना कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डाला है, तो एस इक्वल्स टू थीटा बाय एल इनटू सी। सो स्पेसिफिक रोटेशन वी कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड। बोलो समझ में कुछ आया या कुछ भी नहीं आया, बोलो इसको कुछ भी नहीं आया, बहुत बोलो कुछ भी नहीं आया, मुझे पता है, बोलो। क्योंकि ऐसा आप सब ऐसे थोड़ा सा ये हाफ सेट डिवाइस टफ टॉपिक है, एंड इसके ऊपर आप सबका मूड भी सब इधर उधर घूम रहा है सबका। ओके, तो ये समझ में आया बच्चे, आया या कुछ भी नहीं आया? हाँ बोलो, डिफिकल्ट है मुझे पता है, फिर भी बोलो। N2 पैरेलल टू CD होगा तो तब क्या होगा, N2 देखो पहले आपको बोलो CD क्या है। CD क्या है, CD is the direction of the light beam which will emerge out of the quartz crystal। ओके, यस मैम। क्वार्ट्ज क्रिस्टल से जो लाइट आ रही है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से लाइट आपका ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, एंड उसके सामने हमने एनालाइजर को प्लेस कर दिया उसी एंगल में। तो अगर उसके सामने गया, देन उसके अंदर जितना लाइट है वो निकल के आ गया, मतलब क्वार्ट्ज पोर्शन ब्राइट हो गया, ग्लास पोर्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ग्लास पोर्शन से लाइट नहीं गया। ओके, अगर उसके सामने लाइट आ रही थी, उसके सामने ही हमने स्लिट रख दिया, तो जिसके सामने स्लिट लगा उसी के सामने लाइट चला गया, तो क्वार्ट्ज पोर्शन का साइज ब्राइट हो गया, एंड ग्लास पोर्शन क्या हो गया, ग्लास पोर्शन फिर डार्क हो गया। एंड जब AB है, AB क्या है, AB इज द इनिशियल बीम। इनिशियल बीम मतलब ग्लास से लाइट जैसे आ रही थी ऐसे निकल के बाहर चला गया, मतलब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द बीम जैसा था AB। तो अगर AB के साथ निकोल सेकंड निकोल एनालाइजर N2 पैरेलल हो गया, मतलब तब ग्लास साइड ब्राइट हो गई। एंड इसको आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, एक साइड ब्राइट एक साइड डार्क, ये ब्राइट एंड डार्क करके हम उसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास साइड ब्राइट हो गया, ये साइड डार्क हो गया, क्वार्ट्ज साइड डार्क हो गया। जब उल्टा हो गया, देन ये क्या हो गया, एक साइड ब्राइट हो गया, दूसरा साइड पे डार्क हो गया। ओके, एंड जब सेंटर में आया मतलब क्या है,
वाई वाई प्राइम के साथ जब पैरेलल में लिखा होगा तो वहां पे क्या होगा, ग्लास से थोड़ा सा लाइट आएगी एंड क्वार्ट्ज से थोड़ा सा लाइट आएगी, दोनों मिलके हमें इक्वल इंटेंसिटी नजर आएगा। थोड़ा सा लाइट ग्लास से आ गई एंड थोड़ा सा लाइट क्वार्ट्ज से आ गई, सो फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ब्राइटनेस एवरीवेयर नजर आएगा। ओके, एंड एक पोर्शन ऐसा आएगा जहां पे पर डार्क भी आ जाएगी। ओके, ये करने के टाइम आप आराम से इसको देख सकते हो। ये तो जब कॉलेज आओगे ना, ये एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया से कर सकते हो। रीडिंग लेने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इसको देखने में बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाएगा जब इसको देखोगे। ठीक है, हाँ बोलो, और किसका कोई डाउट है? आपसे डिवाइस समझ में आया? ये देखो, ये पोर्शन आपका क्या है, ये है इनिशियल बीम थीटा में जा रहा था, सॉरी थीटा में जा रहा था, अलोंग दिस पी के डायरेक्शन में जा रहा था क्वार्ट्ज में, एंड क्वार्ट्ज में ही पी में जा रहा था, ग्लास में ही पी में जा रहा था। ओके, आप ये नहीं समझना कि ये ग्लास साइड में पी नहीं है, ये डायरेक्शन जो है ये पूरा ऐसे ही हम दिखाते हैं, क्योंकि लाइट एंटर कर रहा है अलोंग दिस, ऐसे थोड़ा सा साइड व्यू में हम सोचेंगे तो ये पूरा जो लाइट आएगी इंसिडेंट ऑन दिस एट दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द थीटा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द बीम जो ऐसे निकल के जाएगा। देन जब तो ग्लास से कैसे निकल के जाएगी, ग्लास से पी में ही निकल के जाएगी। क्वार्ट्ज से कैसे जाएगी, क्वार्ट्ज में जैसे बोला और इधर गया, ये इधर गया, और का फेज चेंज होके फिर इधर डायरेक्शन में आ गया, फिर दोनों का रिजल्टेंट फिर सेम इस डायरेक्शन में आ गया। सो क्यू क्या है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। अगर ये ओ क्यू है, ओ क्यू इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हिच इज एमर्जिंग आउट ऑफ द क्वार्ट्ज साइड से इसमें जाएगा। सो ये कितना कर दिया, ये जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन को ये रोटेट कर दिया बाय मींस ऑफ थीटा। ओके, एंड इसको ऑब्जर्व करने के लिए ही ये हाफ से डिवाइस का काम क्या है, ये जो हाफ ब्राइट एंड हाफ डार्क ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको दिखाते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आया है? किसी को कुछ नहीं आया? आ गया मैम, आ गया। ओके, चलो। और बच्चे इस जो टॉपिक है ना, अगर ये पूरा नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, पर ये जो फॉर्मूला है ना स्पेसिफिक रोटेशन का, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या है वो, एंड स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला। अगर इसका कोई रिलेटेड छोटा न्यूमेरिकल आता है, इतना ही तो है, ऐसे कोई थीटा भी एल से और तो कुछ नहीं है। थीटा क्या समझ में आ गया, एल क्या है, सी क्या है, इतना ही चीज है। ओके, बाकी निकोल प्रिज्म, डिस्टर्स लो, इस सबको पढ़ लेना। फिर मंडे तो लैब नहीं करेंगे, उसमें भी आपका क्लास लेंगे, तो हमारे ऑप्टिकल फाइबर जितना भी आप क्लास मिस नहीं करना बच्चे, थोड़ा थोड़ा सुन लोगे, कॉपी पेन के साथ अगर सुन लोगे, थोड़ा थोड़ा लिख लोगे, ओके, थैंक यू। आप कर सकते हो। ओके, समझे? और आराम से पढ़ो, सारी चीज हो सकता है। और असाइनमेंट वगैरह देने की अब टेंशन मत लो, खाली पढ़ने का टेंशन लो, इतना दिन टाइम तो मेहनत करोगे। ओके, चलो, और कुछ करें या स्टॉप करें? स्टॉप कर दे क्लास? Yes. स्टॉप और क्या? ओके, चलो, आई एम नाउ एंडिंग द मीटिंग।